और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग लिखे हैं द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ अ लेडी आईपीएस ऑफिसर। ओह वाओ, स्ट्रगल किस चीज़ की नहीं होती है, हर चीज़ की वैसे भी स्ट्रगल होती है। ऑफिसर है यार, नाइस। बट ऑफिसर। सो अब हम इनका देखते हैं कि इन्होंने क्या स्ट्रगल की लाइफ में। यूपीएससी में 43rd रैंक आने पर भी मैंने आईपीएस चूज किया। अगर मेरे माँ बाप कहते तुम लड़की हो पुलिस में मत जाओ, तो फिर मैं आज यहाँ आपके सामने आईपीएस ऑफिसर बन के खड़ी नहीं। मेरे अब तक 18 साल के करियर में 40 बार ट्रांसफर्स हुए हैं। 40 बार? नए लोग, नई कहानियां और नई सीख जो स्टॉक्स एंड्रॉइड ऐप पर डाउनलोड करें अभी। जब मैं तीसरी कक्षा में थी, मेरी क्लास टीचर ने कहा, बच्चों आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो अभी मत बताओ, घर जाओ माँ बाप के साथ बातचीत करके कल आके मुझे बताना। तो हम सब घर गए। मैंने माँ से पूछा बड़े होकर मुझे क्या बनना है। माँ ने कहा डॉक्टर बनो। मुझे वो कुछ भाया नहीं। फिर मैंने पिता से पूछा, उन्होंने कहा आईएएस या आईपीएस बनना है। उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि आईएएस बनने से डीसी या डीएम बन जाते हैं, आईपीएस बनने से एसपी बन जाते हैं वगैरह। तो वो लीडरशिप रोल मुझे इतना भाया कि मैं अगले दिन जाके वो आंसर दी और मैं एकमात्र छात्रा थी जो ये आंसर दिया। तो खुश होके मेरी मैडम ने सबको ताली बजाने को कहा। तो तब मुझे लगा कि इसमें कुछ विशेषता है। उस दिन मैंने ठान ली कि आईएएस या आईपीएस बनना है। नमस्कार, मैं हूँ रूपा दिवाकर मौदगिल, 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर। मैं कर्नाटक से हूँ, कन्नडिगा हूँ। मेरा काडर भी कर्नाटक का है। मैं आती हूँ कर्नाटक में एक छोटे से कस्बा दावणगेरे, जो उन दिनों जिला हेडक्वार्टर भी नहीं था। और आप तो जानते ही हैं साउथ में, खास करके कर्नाटका में इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा है। वहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल डॉक्टर बनने की हवा ज्यादा है, ना कि आईएएस आईपीएस की। मेरे बचपन के टाइम में तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी आईएएस आईपीएस की। तो उस माहौल में मैं पली बड़ी और मैं आती हूँ एक कंजर्वेटिव ब्राह्मण फैमिली से। जब मैं आईपीएस बनी, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने मेरे पिता से पूछा लड़की को पुलिस में कैसे जाने दिया। लेकिन मेरे माँ बाप प्रोग्रेसिव माइंड के थे और हैं, तो जाहिर सी बात थी। वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, टेलीकॉम और पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो ये जाहिर सी बात थी कि मैं भी वर्किंग वुमन ही बनूंगी। लेकिन वो क्या बनना था, वो सपना, वो बीज बोया मेरे फादर ने मेरे मन में। उन्होंने सपना तो दिला दिया, लेकिन वो कैसे हासिल करना था या कैसे अटेम्प्ट करना है वो जानकारी उनको भी ज्यादा नहीं थी। तो मैंने उस माहौल में जहाँ पर आईएएस आईपीएस की बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी, उस माहौल में मैं कैसे वो जानकारी जुटा पाई उन दिनों, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ऐसा हुआ कि जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की, नेशनल कैडेट कोर। और स्कूल में भी कॉलेज में भी मैं दीर्घकाल रही एनसीसी में। एबीसी सर्टिफिकेट्स मैंने पास किया हुआ है। और दिल्ली में जनवरी महीने में रिपब्लिक डे कैंप होता है एनसीसी का। वो प्रतिष्ठित कैंप है जिसमें भाग लेने के लिए 5-6 पड़ाव पार करके सिलेक्ट होके भाग लेना पड़ता है। तो मैंने 9वीं कक्षा में मेरे स्टेट को रिप्रेजेंट किया था उस कैंप में। उस दौरान मैडम किरण बेदी जी आई हुई थी, उन्होंने भाषण दिया, हम इंस्पायर हुए। तो एनसीसी का या यूं कहिए खाकी का नाता ऐसा जुड़ा कि हम यूपीएससी में 43rd रैंक आने पर भी मैंने आईपीएस चूज किया। और उस कैंप के दौरान हमें जनरल नॉलेज पेपर्स देने पड़ते थे, टेस्ट थे। तो उस तैयारी के लिए किसी ने मुझे कंपटीशन सक्सेस रिव्यू मैगजीन दिया था। तो उस मैगजीन में आईएएस आईपीएस टॉपर्स के इंटरव्यूज थे। मैंने वो सब पढ़ा। फिर मुझे आइडिया आया कि ये एग्जाम होता क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, किस लेवल की डिफिकल्टी होती है, वगैरह वगैरह। तो 9वीं कक्षा में उस कैंप में मैंने ठान ली कि मेरे रुचि के हिसाब से साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स में मैं ये अटेम्प्ट करूंगी यूपीएससी एग्जाम। 9th के बाद 10th हुआ। 10th में मैं स्टेट सिलेबस में पढ़ी हूँ, क्योंकि उन दिनों मेरे शहर में सीबीएसई का एपी स्कूल नहीं था। तो स्टेट बोर्ड में मैं 23rd रैंक आई स्टेट में।
उसके बावजूद मैंने 11th में आर्ट्स ह्यूमैनिटीज चुना, तो सब चौंक गए। मुझे कुछ लोगों ने कहा ये फुलिश डिसीजन है, तुम तो रैंक स्टूडेंट हो, तुम्हें तो इंजीनियरिंग या मेडिकल मिलेगा ही मिलेगा और एक्स्ट्रा मार्क्स भी है एनसीसी कैंप्स के, तो ये क्यों ले रहे हो? तो मैंने कहा जब मुझे इंजीनियर या डॉक्टर बनना ही नहीं है तो पढ़ के क्या करूं? तो ऐसे मुझे खुशी है इस बात की कि जो सपना मैंने बचपन में देखा था, मैंने अपने हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट्स चुने, जानकारी हासिल की और एक के बाद एक पड़ाव पार किया और मैं सिलेक्ट हो गई। मैं हमेशा एक सेल्फ मोटिवेटेड लड़की थी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मेरे माँ बाप ने कहा हो कि बैठ के पढ़ो, तो मैं अपने आप पढ़ती थी और मैं सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेती थी, जैसे कि एसे हो, स्पीच हो या डिबेट्स कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, सिंगिंग, मैंने भरतनाट्यम भी सीखा है। तो इन सब की वजह से ऑलरेडी एक जनरल नॉलेज बेस बन चुका था, जिसके वजह से मुझे आईएएस एग्जाम में, यूपीएससी में जनरल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए खास करके कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ी। तो ये जो टॉक्स देख रहे हो उन माँ बाप को मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जिसमें वो रुचि रखते हैं उसमें आगे बढ़ने के लिए उत्सुकाया करो और सिर्फ बुक्स मत बनाओ बच्चों को, उनको सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए इनकरेज करो, क्योंकि उससे उनको पता चलेगा कि उनकी रुचि किस में है, उनका टैलेंट किस में है और किस स्तर पे वो हैं, क्या क्या कर सकते हैं। टेक फेलियर्स एज फीडबैक। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर लड़की हो, मतलब बेटी, तब भी आप एनकरेज किया करो। मेरे माँ बाप को, हम दोनों बहनें हैं, मैं और मेरी छोटी बहन जो 7 साल छोटी है मुझसे, वो भी IRS इनकम टैक्स ऑफिसर है। अगर मेरे माँ बाप कहते तुम लड़की हो पुलिस में मत जाओ, तो फिर मैं आज यहाँ आपके सामने IPS ऑफिसर बन के खड़ी नहीं होती। तो मैं 43rd रैंक लेके जब IAS एग्जाम पास किया और IPS चूज किया, तब मेरी उम्र थी सिर्फ 24। तो मेरा पहला पोस्टिंग हुआ एक डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम था धारवाड़। आई वॉज जस्ट ग्रैपलिंग विथ लर्निंग द एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही महीने में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ी, और वो था कि हुबली कोर्ट ने उन दिनों के सिटिंग चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था। इसका मतलब होता है अरेस्ट करना। तो मैंने वो किया और इस बड़े चैलेंज के साथ मेरी करियर की शुरुआत हुई। तो मेरे नेक्स्ट यादगार पोस्टिंग रही यादगिरी में। तो यादगिरी एक नया जिला था, गुलबर्गा से बना था। वहां पर मैं पहला डिस्ट्रिक्ट एसपी, डिस्ट्रिक्ट हेड बनके पोस्टिंग हुई मेरी। एक नए जिले को हैंडल करना मतलब एक अभी पैदा हुआ बच्चे को हैंडल करने जैसे होता है। तो वहां पर कोई प्रहार दल नहीं था, सशस्त्र बल। उसके बिना कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हैंडल करना कितना मुश्किल होता है, कोई भी पुलिस बल से पूछिए। तो मैंने इसके लिए स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव स्टेप्स, जिसकी वजह से एक संदेशा रवाना हुई और वहां पर 3 साल तक शांति बनी रही। लेकिन उस दौरान मेरे फैमिली को कुछ कष्ट सहने पड़े। जैसे मैंने कहा कि यादगिरी एक नया जिला था, तो वहां पर एसपी के पोस्ट के लिए कोई रेसिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं थी और वहां भाड़े पर भी कोई रेसिडेंस नहीं मिला मुझे। तो मेरे हस्बैंड जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनके एक एडिशनल चार्ज था उसी जिले में, और वो एडिशनल चार्ज के लिए एक रेसिडेंशियल क्वार्टर अटैच था, लेकिन वो गांव में था उसी जिले में। तो मैं वहां रहने लगी और वही बगल में एक स्कूल था। मेरी बेटी ने अपना फॉर्मल एजुकेशन उस गांव के स्कूल से प्रारंभ किया है और पहले 2 कक्षाओं में वो फ्लोर पर भी बैठी, क्योंकि वहां मेज कुर्सी नहीं थी। काफी लोग सोचते हैं कि आईएएस आईपीएस की जिंदगी बहुत सुखद होती है, नौकर चाकर होते हैं, एसी चेम्बर्स होते हैं, एसी घर होता है, एसी कार होता है, पैसा होता है वगैरह। लेकिन चैलेंजेस इस तरह के भी हो सकते हैं। मेरे अब तक 18 साल के करियर में 40 बार
ट्रांसफर्स हुए हैं। तो जब मैं बीदर डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे काम कर रही थी, तब एक नेता, सिटिंग एमएलसी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर एफआईआर दर्ज करना पड़ा दंगे फसाद को अबेट करने में, उकसाने में। तो जैसे ही मैं आगे कुछ कार्रवाई कर पाऊं, उसके पहले ही मेरा ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ प्रिविलेज मोशन लग गया। अब सबको मालूम है कि एक विधायक सिर्फ अपने ऊपर एफआईआर होते इसको प्रिविलेज नहीं क्लेम कर सकते, लेकिन ये मेरे साथ हुआ और वो प्रिविलेज मोशन 4-5 साल तक चला, लेकिन आखिर में कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं कानूनी तौर पे सही थी। जब मैं यादगिरी से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सिटी आर्म रिजर्व बैंगलोर, वहां पर पोस्टिंग हुई मेरी, तो मैंने देखा कि कुछ पॉलिटिशियंस, एमएलएज, एमपीज वगैरह एक्स्ट्रा अनऑथराइज्ड एक्सेसिव गनमैन रखे हुए थे। तो मैंने लिस्ट बनाई और 82 पॉलिटिशियन से मैंने 219 गनमैन को विड्रॉ किया। और उसी दौरान एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के पास डिपार्टमेंट के 8 नए एसयूवी व्हीकल्स कॉन्वॉय के तौर पे रखे गए थे, वो भी किसी ने वापस नहीं बुलाया था, तो मैंने वापस वो भी ले लिया। उस दौरान मेरे ट्रांसफर तो हो ही गया, लेकिन मैं ट्रांसफर्स को पनिशमेंट नहीं मानती। वेरी रिसेंटली लास्ट जुलाई में 2017 में जब मैं डीआईजी प्रिजन्स के तौर पे पोस्टिंग हुई थी मेरी, तब मैंने जेल इरेगुलरिटीज के ऊपर एक रिपोर्ट दी थी। यूं हुआ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन केस में तमिलनाडु के एक वेरी पावरफुल पॉलिटिशियन को जेल की सजा सुनाई थी और वो बैंगलोर की जेल में रखी गई थी। तो वहां पर मेरी पोस्टिंग हुई एज डीआईजी प्रेजेंस। वो इतनी पावरफुल थी कि एक समय उनको तमिलनाडु का सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट किया गया था। तो जब मैंने वहां चार्ज लिया, मैंने देखा कि उनको गैर कानूनी तरीके से और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फ्लाउट करते हुए प्रिविलेजेस दिए गए थे, उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट दिया। उसके बाद मेरी ट्रांसफर तो हुई और डेफमेशन नोटिस लग गया मेरे ऊपर। जैसे एक ड्राइवर जा रहा हो रोड रास्ते पे गाड़ी चलाते हुए, अपना गलती ना होते हुए पर भी उसको रिस्क रहता है कि दूसरे की गलती से एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे ही अधिकारी वर्ग को ऐसे नोटिसेस इरिटेंट्स जरूर है, डिस्कम्फिचर जरूर क्रिएट करते हैं, लेकिन ये सब ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है एंड दीज आर कॉजेस वर्थ फाइटिंग फॉर। आज तक या फिर वो जेल के इंसिडेंट में भी कहिए, मैंने ट्रांसपेरेंट वे एंड अकाउंटेबल वे मैंने काम किया। बहुत सारे युवाओं को यूपीएससी लिखकर अधिकारी बनने का आशा रहती है। काफी लोग देश सेवा या देश निर्माण के कार्य में जुट जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक्टिविस्ट बनते हैं, एनजीओस खोलते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, पॉलिटिशियंस बनते हैं, लेकिन 60 साल तक कानूनन तौर पे कानून से दिया गया हुआ पावर किसी के पास है तो अधिकारी वर्ग के पास है। आर्टिकल 311 संविधान के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट हुए हैं, काफी सारे प्रोटेक्शन है, सेफगार्ड्स हैं। अगर वो सही इस्तेमाल किया जाए तो देश के काफी समस्याएं हल हो सकती है। मैं युवाओं को यही कहूंगी कि जो आपको बनना है वो सपना देखो, उसको विजुअलाइज करो और उसकी तरफ आगे बढ़ो। किसी से मत डरो। कुछ लोग बोलेंगे ये तुमसे नहीं होगा, कुछ दिक्कतें आएंगी, लेकिन वो देख के पीछे मत हटना, डटे रहो और करेजियसली हैंडल करो, लेकिन जो सही है वही करो। थैंक यू। Tell us what you think about this. ओके यार, नाइस यार, मतलब इतना स्ट्रगल किया, ठीक है, पर ये है कि वो अपने ख्वाब पे एक तरह से वो डटे रही कि हाँ यार मुझे करना है, जो मेरा ड्रीम है, जिसे मैं हूँ, जिसे मेरा दिल करता है, मैं वो करती रहूँ। तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। एंड जिस तरह से सब बता रही थी ना कि यहाँ सब डॉक्टर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, खैर वो तो उनकी खुद की चॉइस है, पर आपका खुद का माइंड करता है ना यार ये सब कर, मैं क्यों कुछ डिफरेंट नहीं करूँ, क्यों नहीं। उससे पापा ने उसको सिर्फ एक आइडिया दिया कि हाँ ये बन के दिखाओ, ये करो, पर उन्होंने पूरा डिस्क्राइब नहीं किया कि किस तरह से तुम्हें करना है। उन्होंने बस बता दिया कि हाँ ये चीज़ करो, और वो उस तरह से वो चली, उसने काम किया, उसको अच्छा लगा।
ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी यार कि अपनी उतना स्ट्रगल उससे अपनी ड्रीम्स के लिए खुद किया। से, और वो भी खुद से उसने की सेल्फ मोटिवेटेड बनती थी, क्योंकि इसलिए उसने जैसे अपने आप बोला भी उसमें। और ये सेल्फ मोटिवेटेड है ना, बहुत मुश्किल है सीरियसली। आजकल के टाइम में कोई करता नहीं, फ़ौरन से हार मान के बैठ यानी पूरे पीछे हो जाते हैं और वो करते नहीं है, आगे ग्रोथ नहीं करते कुछ। जैसे कि ये बोले थी, ये उस बैकग्राउंड से थी जिस बैकग्राउंड में ना इसका ना A to Z वर्ड का नहीं पता था, ना कोई एजुकेशन थी उस एरिया में, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं थी। बट इसने ना इसको एक जहन में आ गया कि ना नहीं, मुझे इस फील्ड में जाना है, इसी में ही जाऊंगी एंड इसी के बारे में आगे वो करेगी। एंड फाइनली उसने अपना ड्रीम पूरा किया एंड वो कहाँ है। और मैं तो हैरान हूँ, उसने कितने कम टाइम पीरियड में कितने स्विचेस मारे, 40 यार। और बंदी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी एंड बहुत लाइक पॉजिटिव काम कर रही थी। अब आई डोंट नो कि क्यों वो लोग बार बार उसको स्विच देते, कोई अपने अलग अलग रीजंस होंगे जिसकी वजह से कि उसको बार बार उसको ट्रांसफर मिल रहा था। कहते पुलिस ऑफिसर बनना इज़ नॉट ईजी, ठीक है, डेफिनेटली बहुत मुश्किल है आपके लिए। आपको नहीं पता, मे बी ऐसे बहुत से चीज़ें नहीं बताई होंगी अपने बारे में कि उसने क्या क्या फेस किया। उससे सिर्फ इतना पता है कि हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और वो तो उसको पता एग्जैक्टली उसकी फैमिली ने क्या फेस किया होगा, उसने क्या फेस किया होगा, आगे जितने भी लोग उन्होंने क्या क्या फेस किया होगा। एंड एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे लोग बोलते ना कि लोग कहते हैं कि हाँ यार बहुत अमीर है, ये होते वो होते, पर उससे अपने बताया कि वो कहाँ रहती थी, अपनी बेटी को किस तरह पढ़ाया, ये सब वगैरह। तो बोलते ऐसा ये दिन भी मुझे देखने को मिला है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी कि मैं यहाँ गई, और पूरा डिटेल से बताया, कहीं पर भी ना कंफ्यूजन नहीं हो, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, पूरा से अच्छा से बताया थी कि समझ में आया और इंटरेस्ट भी आ रहा था कि हाँ यार क्यों स्विच हुई, वो भी उसकी बातों से पता चल रहा था, वो जिस तरीके से डिस्क्राइब करके बता रही थी। एंड ना इस तरह मोटिवेट होना बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में। वैसे जिस तरीके से इसने अब हार नहीं माना एंड इसने किया, हालांकि ना IPS इतना आसान नहीं है बनना। वैसे इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, चाहे वो आपकी खुद की फैमिली भी हो, रिलेटिव्स हो, आसपास की सोसाइटीज़ हो। बट इसका बेस्ट पार्ट ये था कि इसकी फैमिली इसके साथ थी, क्योंकि बल्ले बाकी बाहर में जाए, बस आपकी फैमिली आपके साथ होना, यानी वो आपको पिन नहीं करी, आपको है ना आपकी ड्रीम्स में रुकावटें नहीं डाल रही है, मेन वही है। बस फैमिली का अगर साथ हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। आई मीन सीरियसली आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। एक तरीके का मोटिवेशनल वीडियो बनाई है इसने, जिनका अगर ड्रीम है, जिनको IPS फील्ड में जाना एंड पुलिस ऑफिसर में घुसना चाह रही लेडीज, स्पेशली वुमेन्स, तो उनको तो ये वीडियो फौरन से देखनी चाहिए कि ना किस तरीके से इसने ना हार नहीं मान के ना प्रूफ किया एंड अपनी ड्रीम्स को उसने पूरा किया। मतलब हमने काफ़ी वीडियोस देखी जो अलग अलग मोटिवेशन, ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल थी, बिकॉज यहाँ पर मतलब बहुत कम लोग होंगे जो यार ये बोलेंगे हाँ यार लेडी को जाना चाहिए यहाँ काम में, बिकॉज उनको पता है कि वो कितनी चीज़ें फेस कर सकती है। बट यार काफ़ी हिम्मतदार की यहाँ गई, उसने चीज़ें देखी, काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। लोग भी इंप्रेस ज़रूर करेंगे कि यार हाँ यार इसने किया और हम भी करके दिखा सकते हैं। सो गाइस हमने बहुत कुछ सीखा इनसे, एंड आई होप गाइस आपने भी सीखा होगा इनकी वीडियो देखकर। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।